Hello my dear students, how are you? Today we are going to discuss about the Robert Frost another poem that is called the Dust of Snow. Okay, as I already explained in the first poem, in the Fire and Ice. So उसके बारे में I don't want to repeat it, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था. Okay, and he was the first poet who got 4 times Pulitzer Prize. That's why he is well known. Okay. तो दूसरा ये कि ये पहले ऐसे पोइट थे जिनको अमेरिका का ग्रैंड ओल्ड पोइट कहते थे. 86 इयर्स की एज में इनको यूएसए ने जो वहाँ की कांग्रेस होती है उस कांग्रेस ने इनको ऑनर ऑफ मेडल दिया. ओके, तो इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था ये हमें डस्ट ऑफ स्नो पोम पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे वो क्या सोच रहे थे. एंड फायर एंड आइस में आपने देखा कि इनकी पोम जो होती थी बेसिकली सिंबॉलिक पोम्स को यूज़ करते थे, यानी कि जो चीज़ें जो मैन है वो सोचता है उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है उसको ये सिंबलाइज करते थे नेचर की उन चीज़ों के साथ जो लाइव नहीं है. ओके, सो लेट्स कम टू दिस डस्ट ऑफ स्नो. यहाँ पर जो ये डस्ट ऑफ स्नो है इसको इन्होंने कैसे सिंबलाइज किया हेमलॉक ट्री के साथ और क्रो के साथ, दैट वी विल डिस्कस हियर. सो लेट्स कम टू द पोम. The way a crow shook down on me, the dust of snow, hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, so what happened in this poem? आपने यहाँ पर एक word देखा, देखो यहाँ पर that is crow and a hemlock tree. जनरली व्हाट हैपन्स, हमारे मन में कुछ ऐसे एजम्पशंस होते हैं, कुछ सुपरस्टिशंस हमारे अंदर होते हैं कि जैसे अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ और एक कैट चली गई तो व्हाट वी थिंक अरे आई एम नाउ दिस डे इज़ गोइंग टू बी स्पॉइल टुडे. ओके, हम सोचते हैं ना कि दिस टुडे माई टुडेज डे इज स्पॉइल्ड. ओके, बट एक्चुअली ये एजम्पशंस हैं, इट इज़ नॉट प्रूवन एनीवेयर कि ये सही ही है. ओके, so the same he want to explain, he want to prove in this poem कि जो ये जो poet है at that time when he was standing under a hemlock tree, the mood of the poem was very gloomy. मतलब उस समय उसका जो मूड था बहुत ज़्यादा निराश था पोइट. और यहाँ एक्चुअली में क्योंकि आपको कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ जो हेमलॉक ट्री है, ये जो हेमलॉक ट्री होता है वो जनरली उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ बहुत स्नो होती है, तो पूरा स्नो से कवर्ड होता है वो. और ये बहुत ऐसा ट्री है जिस पे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और ये बहुत पॉइजनस ट्री होता है. तो जब और इसी तरह क्रो को भी माना जाता है, बैड ओमन मानते हैं क्रो को. तो इसी तरह हमें पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें जो नेगेटिविटी दिखा रही हैं वाई द पोइट हैड यूज्ड. ओके, इसका मतलब पोइट का जो फर्स्ट स्टैंजा से हमें पता चल रहा है कि पोइट वॉज नॉट इन हैप्पी मूड. ओके, तो फिर क्या बोला उसने कि जिस तरह से जो क्रो था उसने शुक किया, किसको शुक किया, हेमलॉक ट्री को शुक किया. शुक मतलब होता है शेक का सेकेंड फॉर्म है शुक, हिलाया. तो जो डस्ट ऑफ स्नो थी यानी कि जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जमी हुई बर्फ थी वो मेरे ऊपर आके डाउन ऑन मी गिर गई. ठीक है, मेरे ऊपर आके क्या हुई, गिर गई. एंड यहाँ पर जो क्रो बताया मैंने आपको बैड ओमेन है, हेमलॉक ट्री भी क्या है, ये सैडनेस, डिस्पेयर और ग्लूमीनेस जो होता है यानी कि निराशा का प्रतीक है. तो यानी पोइट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, ही वॉज नॉट इन हैप्पी मूड. एंड दैट क्रो एंड इट हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड एनीवेयर कि इन विच सिचुएशन, कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि क्रो जो आया वो कैसे आया, उसने की सिचुएशन क्या थी, उसने सिर्फ हिलाया या फिर अपने विंग्स को फ्लैप किया तो पोइट के ऊपर वो जो आइस थी गिरी. इट हैज़ नॉट मेंशन, नॉट स्पेसिफाइड. तो इसीलिए बस लेकिन ये बताया कि कैसे भी उसके ऊपर जो आइस थी पोइट के ऊपर आके गिरती है. और देन व्हाट हैपन, लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टैंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. लेकिन जैसे ही उसकी जो स्नो थी उस हेमलॉक ट्री की और जब क्रो ने जब उसे शुक किया तो जब वो मेरे ऊपर आके गिरी मेरा अचानक से मूड चेंज हो गया. अ चेंज ऑफ मूड यानी कि पोइट का मूड अचानक से बदल जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड का मतलब है यहाँ पर हैड रिग्रेट, यानी उसे बड़ा सॉरी सा फील हो रहा था, बड़ा बुरा फील हो रहा था. तो अब ये फील क्यों हो रहा था उसे,
अभी बताऊंगी, आगे बताऊंगी। एंड सेव सम पार्ट, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर जो उसे बुरा फील हो रहा था, तो ये वो है रिग्रेट, यानी वो कर रहा था। बट जब उसने, जो क्रो ने जैसे ही शुक किया उस ट्री को, और जैसे ही स्नो गिरती है पोइट के ऊपर, उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी कि उनका मूड कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और वो बहुत खुश होते हैं। और वो क्या कहते हैं कि थैंक गॉड दैट दिस क्रो came on this hemlock tree and he shook it. So उसने क्या किया, जब उसके ऊपर आइस गिरती है, मूड बदल जाता है, और वो उसे थैंक कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरा जो ग्लूमी डे था उसे इस क्रो की वजह से उसने जो आधा दिन था उसे खराब होने से उसने बचा लिया। ओके, तो थैंकफुल होता है उस क्रो के लिए कि वो आया। भले ही लोग उसे बैड ओमन मानते हैं, बट वो कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या कुछ बुरा दिखाई दे रहा है तो उसका रिजल्ट भी बुरा है। ओके, तो उनका एक बहुत ही गुड मैसेज है ये लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, कि अगर आपको पढ़ाई में भी कहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं जितना लिखता हूँ उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, बट हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दें और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके, क्योंकि अगर आप कहीं कुछ करते रहते हैं और तो वो कभी भी आपको डिस्पेयर तो नहीं मिलता। ओके, तो जस्ट ही वांट टू से कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे क्यों मैं कर रहा हूँ ये सब, इट इज़ नॉट गिविंग एनी वर्थ टू मी, और वही हमें बहुत वर्थ लेके जाता है। ओके, सो नेवर डिसअपॉइंट योरसेल्फ एंड डोंट डिसअपॉइंट अदर्स। ओके, सबसे पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। पहला है क्रो, तो ए से शुरू करते हैं, आपको पता ही है। ए, क्रो एंड स्नो, ए, मी, बी, and tree, B, hurt, C, and part, C, mood and rude. ओके, तो राइमिंग स्कीम क्या हो गया इसका, A B C C D D। हर्ट अर्ट है इसीलिए C से हुआ है। ठीक है, पहला A से शुरू होता है, O का कहीं नहीं आ रहा है इसमें, इन दोनों के अलावा। फिर मी बिल्कुल उससे O से अलग हो गया, मी E वाला आया, तो जहाँ भी E वाला राइमिंग है आप उसे मिला देंगे। फिर आर्ट बी से अलग है, तो फिर आर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फिर ये ऊड है, तो ये आपका मूड और रूड हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका राइमिंग स्कीम आएगा। अब नाउ नेक्स्ट कम टू द, अब इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या चीज़ें यूज़ हुई है, लेट्स सी इन इज। एनजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है इसमें, यानी आपने पूरी पोम में कहीं कॉमा, फुल स्टॉप या पंक्चुएशन का कहीं यूज़ नहीं देखा होगा। तो जब हम किसी पोम में किसी तरह के पंक्चुएशन का यूज़ नहीं देखते, तो दैट मीन्स दैट इज द पोएट इज यूजिंग द एनजैम्पमेंट ओवर देयर। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट किस चीज़ के लिए बहुत फेमस थे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पीजीटी के एग्जाम में भी आया है कि हु वॉज फेमस फॉर द सिनेक्डॉक्स। तो सिनेक्डॉक्स के लिए कौन फेमस था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट फेमस थे। ओके, यहाँ पर एसोनेंस यूज हुआ है, व्हाट वी हैव यूज्ड हियर इन दिस एसोनेंस। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज एसोनेंस, तो एसोनेंस मीन्स जब किसी पोइट्री में किसी वोवेल का साउंड बार बार किसी लाइन में रिपीट होता है तो उसे एसोनेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओ ओ ओ 3 बार हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, एसोनेंस का यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा, नाउ एवरीथिंग इज डन। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आपको पूरी पोम क्लियर हुई होगी। इफ़ इट इज़ क्लियर, इसका पीडीएफ का जो पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।